हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम क्लास 11th का भी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11th का भी हम एक टॉपिक शुरू कर देते हैं यहाँ पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि एनएलएम। क्योंकि एनएलएम से पहले तक का तो हम पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, और अब एनएलएम आता है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हम स्टार्ट करते हैं। एनएलएम चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पहले में हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है कि फोर्स क्या होता है और अलग अलग टाइप के फोर्स कैसे होते हैं। और सेकंड में है फ्रिक्शन। ये दोनों पार्ट्स मिलाकर के ही एक से लेकर के दो क्वेश्चंस तक इसमें चैप्टर में से आते हैं, लेकिन आते हर साल हैं। इस साल भी आया था। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं हम एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। मोशन क्या होता है इसके बारे में तो हम जान चुके हैं। अलग अलग मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉज दिए। तो मोशन इज एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट लॉज। सबसे पहले ये लॉज जो थियोरेटिकल फॉर्म में आए थे वो हमें गैलीलियो ने दिए थे। गैलीलियो ने मोशन को एक्सप्लेन किया था। एक्चुअली गैलीलियो ने मोशन को जो एक्सप्लेन किया था वो इन द टर्म्स ऑफ फोर्स, जिसको नाम उसने कुछ और दिया था, लेकिन कहना वो फोर्स के बारे में ही चाहते थे कि कहीं ना कहीं मोशन के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है, फोर्स होता है। और इसके बाद में गैलीलियो के लॉज को और एक्सप्लेन किया न्यूटन ने। तो न्यूटन एक्सप्लेन्ड द मोशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है ना। और इस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने तीन लॉज दिए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इनर्शिया, इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ न्यूटन ने ये बोला कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, या फिर अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, तो रेस्ट में भी रह सकती है और मूव भी कर रही है। तो न्यूटन ने ये बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी। और अगर वो मोशन में है तो वो वैसा ही मोशन करती रहेगी। इट विल बी मूविंग, वो मोशन करती रहेगी विथ सेम वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन, उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। कब तक? until
द फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाया जाए। तो मोशन की एक्सप्लेनेशन या मोशन की व्याख्या फोर्स की टर्म्स में न्यूटन ने स्टार्ट किया है, और यहाँ से फोर्स फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हुई कि फोर्स क्या होता है। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है which is required to produce the change। यानी कि परिवर्तन अगर आपको लाना होता है तो उसके लिए आपको फोर्स चाहिए। परिवर्तन नहीं चाहिए तो फोर्स नहीं चाहिए। जैसे कि अगर ये एक बॉडी है और ये रेस्ट में है, आप चाहते हो कि रेस्ट में ही रहे, तो आपको इसके लिए इस पर कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक कार है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये v लगातार कांस्टेंट यानी कि नियत बना हुआ है, तो भी आपको कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसी वेलोसिटी से मूव कराना है। लेकिन अगर आपको इसकी वेलोसिटी में चेंज करना है कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 थी और अब इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो यानी कि आपको इसकी वेलोसिटी में यहाँ पर चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स आपको किस लिए चाहिए? फोर्स आपको चाहिए परिवर्तन के लिए चाहिए। चेंज करने के लिए आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, चेंज नहीं करना तो आपको कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसी तरह से अगर एक आदमी या कोई पार्टिकल है जो इस तरह से सीधी रोड पर चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आपको कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब ये यहाँ पर आकर के मुड़ेगा, इसका मतलब इसको यहाँ पर अपनी अब डायरेक्शन चेंज करनी है। चेंज करना है इसका मतलब परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो फोर्स इज द क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द चेंज। परिवर्तन करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होता है। अब सवाल ये कि परिवर्तन के लिए फोर्स क्यों चाहिए होता है, तो इसका जवाब भी न्यूटन ने दिया कि एवरी बॉडी हैज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच it opposes the change। यानी कि हर बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो चेंज का क्या करती है, अपोज। अपोज का मतलब विरोध। अपोज किसका अपोज होता है? चेंज का। परिवर्तन का अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया, जिसको बोला जाता है हिंदी में जड़त्व। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अपोज। विरोध करने का जो गुण होता है, विरोध करने का जो गुण होता है उसको इनर्शिया कहा जाता है। और इस इनर्शिया का सामना करने के लिए, या इस इनर्शिया को ख़त्म करने के लिए, या इस इनर्शिया की वजह से टू ओवरकम द इनर्शिया, यानी इस विरोध का सामना करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है।
तो न्यूटन ने यही बात यहाँ पर बोली फर्स्ट लॉ में कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। कब तक मूव करती रहेगी, कब तक वो रेस्ट में रहेगी? जब तक आप फोर्स ना लगाओ। फोर्स लगाओगे फोर्स लगाओगे तो बॉडी के अंदर चेंज आ जाएगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया फोर्स किस लिए चाहिए आपको, फोर्स आपको क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, तो इसका एक सीधा सा जवाब होता है फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द चेंज। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आप रेस्ट कंडीशन से इसको मूविंग कंडीशन में लाना चाहते हो, कोई बॉडी मूव कर रही है, इसको आप रेस्ट में लाना चाहते हो, आप बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो, आप किसी बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हो, तो जहाँ कहीं चेंज की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में ही है तो फोर्स नहीं चाहिए, मूव कर रही है लेकिन वेलोसिटी में चेंज नहीं करना तो फोर्स नहीं चाहिए। तो फोर्स चेंज करने के लिए चाहिए, या इसका ये भी बोल सकते हैं हम कि अगर ये कार है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर आपने इस पर फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? तो हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी घट जाए, हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, हो सकता है कि ये रेस्ट में आ जाए। लेकिन किसी भी हालत में अगर आपसे कोई बोलता है कि ये इसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपने फोर्स लगाया है तो कुछ ना कुछ चेंज तो इस पर आएगा ही आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो इनर्शिया का अपोज करने के लिए आपको, या इनर्शिया का ओवरकम करने के लिए आपको फोर्स चाहिए। तो जितने तरह का विरोध होगा उतने तरह के विरोध को दूर करने के लिए हमें फोर्स चाहिए। अगर कोई बॉडी रेस्ट से मूव में आना चाहती है या रेस्ट से मोशन में आना चाहती है, तो इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर आपको किसी बॉडी की डायरेक्शन में चेंज करना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज करना है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर बॉडी रेस्ट से मोशन में आना चाहे या मोशन से रेस्ट में आना चाहे और डायरेक्शन चेंज करना चाहे तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इस तरह का आपके पास में एक गिलास है, ठीक है।
इसके ऊपर आपने कलर चेंज करना पड़ रहा है इसका। चलिए हटाइए इसको। खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये ग्लास है और इस ग्लास के ऊपर आपने एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है। कार्डबोर्ड मतलब एक गत्ता रखा हुआ है। ये गत्ता रख दिया आपने इसके ऊपर ऐसा। ठीक है। और इसके ऊपर आपने एक यहाँ पर कॉइन रखा है, सिक्का रखा हुआ है। ये कॉइन है। अब आप इसको अचानक फोर्स मारते हैं, धक्का देते हैं, इसको पुश करते हैं, यानी कि कार्डबोर्ड को आप पुश करते हैं, तो क्या होता है? सडनली अचानक आपने इसको धक्का दिया तो क्या होता है? कार्डबोर्ड दूर चला जाएगा और ये सिक्का इसमें नीचे गिर जाएगा। तो क्या हुआ? आपको वैसे इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि आपने फोर्स किस पे अप्लाई किया। फोर्स आपने अप्लाई किया है बोर्ड के ऊपर, तो ये बोर्ड तो मोशन में आ जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो कॉइन रखा था वो पहले भी रेस्ट में था और अभी भी रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि इस पर आपने तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं। तो ये रेस्ट में रहेगा और ये बोर्ड इसके नीचे से खिसक करके आगे चला जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब ये बॉडी रेस्ट में थी और अभी भी रेस्ट में रही। इस पर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ। फोर्स किस पर अप्लाई हुआ? कार्डबोर्ड के ऊपर। तो इसी तरह से आप अलग अलग तरह के इनर्शिया को चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई कार जा रही है और सडनली उसने ब्रेक लगाए, तो कार तो रुक जाएगी या धीमे हो जाएगी, लेकिन आप इसके अंदर जो बैठे हैं वो मूव करते रहेंगे उसी तरह से जैसे पहले कर रहे थे। तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे और आपको धक्का लगेगा आगे की तरफ, क्योंकि आप पहले कार के साथ में आगे की तरफ जा रहे थे। कार भी आगे जा रही थी और आप भी आगे जा रही थी। ब्रेक ने कार को तो रोक लिया लेकिन आप मूव करते रह गए। इसी तरह से अगर बस कार अचानक स्टार्ट हो जाती है तो कार तो चलना शुरू कर देगी, आगे निकल जाएगी और आप पर धक्का लगेगा पीछे की तरफ। ठीक है। इसी तरह से अगर कार राइट साइड में टर्न करती है तो आप पर धक्का लगेगा लेफ़्ट की तरफ। ये डायरेक्शन वगैरह की बात हम आगे चैप्टर में समझ लेंगे, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा, और इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करता है। थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सेकेंड लॉ जो आता है ये फोर्स की डेफिनेशन देगा आपको कि फोर्स होता कितना है। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी फोर्स इक्वल टू होता है m dv by dt
जिसको आगे जा कर के और जनरलाइज कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स on any body is equal to the rate of change in momentum। यानी कि फोर्स जो होता है वो मोमेंटम में चेंज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के होता है। पी को यहाँ पर मोमेंटम कहा जाता है। मोमेंटम होता है mv। तो जब आप लिखते हैं फोर्स बराबर dp बाय dt, तो आप लिखोगे d बाय dt के अंदर क्या लिखोगे आप लिखोगे mv, तब ये बन जाएगा m dv बाय dt। और इससे एक बात और भी क्लियर हो जाएगी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास बदल रहा है, तो फिर आप इस फोर्स को लिख सकते हो v dm बाय dt। तो इसका मतलब फोर्स के अभी बेसिकली हमारे पास में तीन फार्मूले आ गए। एक तो dp बाय dt, दूसरा ये फोर्स बराबर आ गया m dv बाय dt, और तीसरा ये फोर्स आ गया v dm बाय dt। और इन सभी को मिला करके हम एक बात कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ फोर्स SI यूनिट इसकी न्यूटन होती है, और CGS यूनिट इसकी डायन होती है। और 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन होता है। फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2 होती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में। हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड लॉ जो होता है वो एक्शन रिएक्शन लॉ होता है। जिसमें ये समझाया जाता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए कि ये दो बॉडीज़ हैं। एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है। ठीक है ना, दूर दूर रखी हैं, दोनों ने एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाया। नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन ईच अदर, तब तक तो कोई बात नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ए है और ये बी है। अब मान लीजिए कि अगर ए ने बी पर फोर्स लगा दिया, इफ ए अप्लाइड फोर्स एफ ऑन बी, तो इसे कहा जाएगा एक्शन। यानी कि ए ने बी पर फोर्स लगा दिया, तो ए ने जब बी पर फोर्स लगाया तो ये हो गया एक्शन। किसने लगाया?
ए ने लगाया, किस पर लगाया, बी पर लगाया। तो ऐसा होने के बाद यानी एक्शन जब हुआ तो उसका सडन इफेक्ट क्या होगा कि बी भी फोर्स लगाएगा। इक्वल फोर्स ऑन ए, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन। एक उस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम जिसमें ए और बी के अलावा और दुनिया में कोई मौजूद नहीं हो। तो इसका मतलब अगर ये एक्शन है, एक्शन किस पे लगा है, एक्शन लगा है बी पर, किसने लगाया है, ए ने। तो इसका रिएक्शन आएगा ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, और ये आएगा ए पर, और ये कौन लगाएगा, बी। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग बॉडीज पर लगेंगे, कभी एक ही बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं लगेंगे। जैसे कि कई बार आप लोग पढ़ते आते हैं या कई टीचर लोग बोलते हैं कि देखो बेटा ये एक बॉल है, ये सरफेस पे रखी है, तो बोलते हैं कि देखो ये mg लगा फोर्स नीचे की तरफ, और ये रिएक्शन आ गया ऊपर की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर देख कर के आप ये कतई नहीं बोल सकते कि mg और n यहाँ पर एक्शन रिएक्शन है। ये कहना पूरी तरह गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि mg भी इस बॉडी पे लग रहा है और n भी इस बॉडी पे लग रहा है, और दोनों फोर्स कभी भी एक ही बॉडी पर नहीं लग सकते। इसका मतलब mg और ये जो n है, ये आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक्शन है और ये रिएक्शन है। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दोनों अलग अलग बॉडीज़ पर लगेंगे, राइट। तो अब हम इसके थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। तीनों लॉज पढ़ने के बाद में क्वेश्चंस बेसिकली जो आते हैं वो इसके एग्जांपल्स पे ही आते हैं, तो उन पर हम डिस्कशन करते हैं।